अभी होता क्या है कि अगर आप हाई डिफिकल्टी लेवल का सॉल्व करते हो तो देयर आर मेनी चांसेस कि आप डीमोरलाइज हो जाओगे। लेकिन देन आपको वहीं पे खुद को ये बात समझानी पड़ेगी कि वर्स्ट लेवल का सम भी आया तो भी मुझे करना आना चाहिए। तो फिर वो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉक टेस्ट, इसमें आपको खुद को एनालाइज करना करना है कि हर एक मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, आपकी रिएक्शन कैसी रही थी आफ्टर आफ्टर द मॉक टेस्ट, और आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके वहां पे परफॉर्म कर रहे हो क्या, ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी होती है आफ्टर द मॉक टेस्ट। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. I am Kapil Katpal और आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने हाल ही में IBPS का प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम क्लियर किया है, और उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने अपनी सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए इस एग्जाम को क्लियर किया। चलिए मुलाकात करते हैं प्रतीक जी से। कैन वी हैव अ कॉल विद प्रतीक? हेलो। हेलो सर। हेलो प्रतीक, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अभी हाल ही में जो IBPS का एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने एग्जाम क्लियर किया, तो सबसे पहले बताइए कैसा रहा रिएक्शन जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हुआ था, जिस दिन रिजल्ट आया था? क्या था आपके घर पर माहौल, कैसा आप फील कर रहे थे? सर अभी देखे तो कोरोना वायरस की वजह से जो निगेटिविटी स्प्रेड हो चुकी है, और हर जगह हम देख रहे हैं कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत वर्स होते जा रहा है। और ऐसी एनवायरनमेंट में जब आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जिसको हम पब्लिक सेक्टर जॉब बोलते हैं, तो मतलब माहौल बहुत ही अच्छा हुआ था। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। घर में सब लोग बहुत खुश थे। स्पेशली मेरे पापा के फेस पे जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था, वो मुझे मतलब बहुत देर से आई वॉज लुकिंग फॉर दैट, आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट दैट। और वो तब जब मुझे देखने को मिला, आई वॉज रियली वेरी सेटिस्फाइड। प्रतीक, आपने जैसे कहा कि बहुत ही खुशी का माहौल था, पेरेंट्स के चेहरे पर बहुत ही आपने एक अलग तरीके की मुस्कान दिखी, तो आपके अंदर से क्या आखिरकार आया कि यस आई हैव डन इट, या फिर कैसा रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था जैसे ही अपना आपने नाम देखा? सर एक्चुअली लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO मेंस दिया था, तब प्रिपरेशन कम थी इसलिए रिजल्ट नहीं आ पाया। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत रहता है कि यार क्या होता है पता नहीं, मतलब बता नहीं सकते, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। और ऐसे जो एनवायरनमेंट अभी दिख रहा है उसमें तो बहुत ही वो वर्स्ट लेवल पे जाता है। और तब मेरा जब मैंने रिजल्ट देखा, मैंने जब मेरा स्कोर देखा रिजल्ट में, और जो बैंक अलॉटेड मुझे दिखा रहा था, उसे सब देख के मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और मतलब मेरी ग्रोथ का ये फर्स्ट स्टेप अभी लेके मैं आगे चलने की मैंने तो उसी उसी मोमेंट में ठान ली। तो चलिए अपनी जर्नी के से शुरुआत करते हैं। आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, सबसे पहले ये बताइए। सर मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, कैसे आपने डिसाइड किया बैंकिंग एग्जाम को देना, कब से आपने ये डिसीजन लिया था? सर मैं जब मेरे लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन के, तभी मेरा मतलब चल रहा था कि यार प्राइवेट सेक्टर से अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर है। मतलब बहुत सीनियर थे जिन्होंने मोस्टली IT सेक्टर ज्वाइन किया था, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि मतलब माहौल कैसा होता है, और मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आप जॉब मिलने के बाद भी। ये सब मतलब बहुत कुछ मैंने उनसे सुना था, और टोटल मतलब मार्केट सिनेरियो देख के लास्ट ईयर में भी मुझे लग रहा था कि आई शुड गो फॉर द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। तो स्टार्टिंग में मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, और एक डेढ़ साल मैंने UPSC का प्रिपरेशन किया, लेकिन उसमें बात नहीं बनी। फिर बाद में मैंने स्टेट सर्विसेज जो कंडक्ट किया जाता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके भी मैंने एग्जाम्स दिए, और एक लेवल पे तक आप हो जाता है। लेकिन फिर उसमें भी एक साल इन्वेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि अभी कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है,
वैसे भी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो इट वाज वेरी necessary for me to get a job. So then I finally decided to go for the banking jobs. एंड मैंने लास्ट ईयर उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और इनिशियली मैंने IBPS PO का ही एग्जाम लास्ट ईयर दिया था। तब मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, क्योंकि सीसैट का मेरा प्रिपरेशन वैसे बहुत अच्छा था, और मैंने कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान भी उसका मतलब ये किया था। कैंपस प्लेसमेंट में मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पूरा सीन देख के मैंने सोचा कि पब्लिक सेक्टर में ही जाना है। और फिर लास्ट ईयर मैंने दिया, मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया, लेकिन मेंस में सर मैं अटक गया, क्योंकि आपको मेंस के लेवल की जो प्रिपरेशन चाहिए रहती है वो तो मैंने की नहीं थी। जनरल अवेयरनेस मेरा बैंकिंग के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। तो फिर मेंस का मैंने रिजल्ट देखा लास्ट ईयर, और बहुत कम मार्जिन से मेरा छूटा था। मेरा मतलब 0.7 या समथिंग से छूटा था। तो ये तो बात पता चल गई थी कि यार और थोड़ा अगर मैं पुश करता हूँ खुद को, तो डेफिनेटली आई कैन टेक दिस पोस्ट इन द नेक्स्ट ईयर, एंड आई डिड द सेम थिंग। ओके, आपकी बातों से साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अगर आप मार्जिन से भी रह रहे हैं तो वहां पर अपनी प्रिपरेशन को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, यस ये मैसेज उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए है जो यस कि इस वक्त हताश होकर बैठे हैं, सर थोड़ा सा रह गया, थोड़े पॉइंट्स से रह गया, थोड़े राइट मार्क्स से रह गया हमारा, राइट तो प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। अगर यस आपका हो गया है फाइनली, तो उनका भी हो ही जाएगा। जस्ट यस एक सर आपको एक नेक्स्ट स्टेप ही आगे चलना है। यस सर राइट राइट राइट। प्रतीक, ओके। सो प्रतीक, उसके बाद फिर आपने कौन सा एग्जाम दिया IBPS PO के बाद? सर मैंने IBPS PO का एग्जाम दिया, तो फिर उससे पहले मैंने SBI क्लर्क दिया था, लेकिन उसका भी मतलब प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था। मैंने प्रीलिम्स ऐसे जाके दिया था, और फॉर्चुनेटली वो निकला था। फिर बाद में मेंस में फिर से मैं अटक गया था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस। तो बाद में IBPS PO का भी ऐसे हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब RBI ग्रेड भी और ये दोनों साथ में करते हैं। तो फिर फोकस ज्यादा मैंने IBPS PO पे ही दिया था, और अभी रिजल्ट आ गया है, तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम। ओके, सो प्रतीक, अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीलिम्स की जर्नी से। ओके सर। कैसे आपने स्टार्ट किया प्रीलिम्स के बारे में? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ मेंस के बारे में बताइएगा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ आप सभी सब्जेक्ट्स की, जो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके। ओके सर, इनिशियली तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, और इंग्लिश रहता है। अगर आप मैथ्स की सोचो, तो उसमें मतलब प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ स्पीड, वी कैन से। जितना आपका स्पीड अच्छा है, जितनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आप वो कर लोगे। लेकिन जब बात मेंस की आती है, आपको सिर्फ आपकी स्पीड पे नहीं, तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर प्री की बात करें, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट्स में अच्छी तरह से प्रिपरेशन वैसे तो हो गई थी, और सीसैट की भी मेरी UPSC की प्रिपरेशन अच्छी थी, इसलिए वो थोड़ा अच्छा था। लेकिन फिर भी बैंकिंग का अगर आप देखें, तो टाइम के हिसाब से बहुत चलना पड़ता है। टाइमर आपको कॉर्नर में लगा रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो फिर वो प्रेशर बना रहता है ड्यूरिंग प्रीलिम्स। मैथ्स का अगर देखें, तो टॉपिक बाय टॉपिक पहले आपको उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद फिर आपको स्पीड पे ध्यान ध्यान देना है। आपको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके प्रीलिम्स के लिए दे देने चाहिए। तो फिर रीजनिंग का बात करें, तो उसमें भी सर यही है कि आपका पजल्स, छोटे छोटे जो पजल्स रहते हैं, उसमें आप कितना अच्छे से कर सकते हो, ये आपको मॉक मतलब टेस्ट जो अपनी रहती है, उस दौरान आपको ये सब चीजें एनालाइज करनी है, और उससे बहुत कुछ सीखना रहता है, और वो सब आपको फाइनली एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना रहता है। As far as English is concerned, I think your reading speed should be very high, because comprehension में आपके लिए बहुत बड़े-बड़े पैसेज रहते हैं, जो आपको within 2 minutes, 2.5 minutes आपको देखने पड़ते हैं, रीड करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस में जाना रहता है। एट द सेम टाइम आपका ग्रामर का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस आपकी जनरली मॉक में होती होती है। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसका एक अलग अलग से फायदा होता है। अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो देन यू हैव एज ओवर द अदर्स एज फार एज इंग्लिश सेक्शन इज कंसर्न्ड। तो सर ये सब प्रीलिम्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। और मेंस का अगर देखा जाए, तो वी कैन से द ओनली सब्जेक्ट दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस इज द जनरल अवेयरनेस, जो मेरा वीक था। मेरा मतलब यूपीएससी यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा, तब भी बैंकिंग के हिसाब से जो जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना चाहिए, तो वो अलग रहता है। उसके लिए आपका आपका डायरेक्शन अलग रहता है, आपका
रिवीजन अलग रहता है, सब सब चीजें अलग रहती है। लास्ट 6 मंथ्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसकी रिवीजन बहुत अच्छे से करनी रहती है। इनिशियली मैंने बहुत सारे सोर्सेस मतलब 2-3 सोर्सेस फॉलो करके फिर उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट लगता है वो करंट अफेयर्स मैंने रटना शुरू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि इट्स नॉट वर्किंग। सो देन ऐसे ही मैंने एक सक्सेस स्टोरी देखी थी जिसमें वो टॉपर ने बताया था कि कपिल काटपाल सर कि अगर आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस डेली फॉलो कर रहे हो, उसकी वीकली रिवीजन कर रहे हो, उसको मंथली रिवीजन कर रहे हो, तो फिर हो जाएगा। तो फिर मतलब एक नहीं तो बहुत सारे मैंने ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखे थे जिन्होंने आपका जिक्र किया था। तो फिर मैंने आई गेस लास्ट ईयर जुलाई एंड या अगस्त से आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की और उसके बाद जो मेरा रूटीन सेट हो गया और जो मैंने मतलब जून से लेके नवंबर तक जो मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किए, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा दिखा जब मैंने फाइनल एग्जाम दिया। एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम आई रिमेम्बर मतलब मेंस का जो एग्जाम रहता है, तो उसमें जब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, मैथ्स को तो वैसे डिफिकल्ट था और रीजनिंग भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, लेकिन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आने के बाद जब आपके मतलब आप क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहे हो और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये कॉन्फिडेंस जो आप में पैदा होता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट सेक्शन पे जाता है। तो यही चीज मेरे साथ हुई 2019 में भी और 2018 में भी। 18 में मैं डिप्रेस हो गया था, 19 में अगर देखा तो मैं बूस्ट अप हो गया था। अगले सेक्शन में मैंने फिर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और रिजल्ट सर बहुत अच्छा है। चलिए, अब आपका स्कोर कार्ड मुझे बताइएगा, प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स थे अगर याद हो आपको तो? प्रीलिम्स में सर मेरे 72.5 मार्क्स थे। और सब्जेक्ट वाइज कितने कितने आपके मार्क्स आए? सब्जेक्ट वाइज सर आई थिंक मैथ्स में मेरा 26 या 27 के अराउंड था और रीजनिंग का भी अराउंड 25 से ऊपर ही था और इंग्लिश का जो है 20 से 25 के बीच में था। 25 के एवरेज में आपके यस सारे। यस। और मेंस का आपका स्कोर कार्ड? मेंस में सर मेरा मैथ्स में 17 था, उसके बाद रीजनिंग में मेरा 16 था। मेरा जनरल अवेयरनेस में सर बहुत हाई गया था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से की थी। 32.75 मेरा स्कोर था जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में मेरा 22 मार्क्स था। ओके, सो ओवरऑल आपका देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस जो आपका वीक पॉइंट था वो आपने अपना स्ट्रॉन्ग बनाया और फाइनली कट ऑफ आपकी यस सर। निकली। राइट प्रतीक। ओके, सो अब बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ सोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स आपने कहाँ से की है प्रिपरेशन, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश? सर अभी इन टूडेज वर्ल्ड वी कैन से कि इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी पीडीएफ्स मिलती है, बहुत सारी वीडियोस मिलते हैं, लेकिन आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट लेवल से, मतलब आपके डायरेक्शन में जो जो कुछ आता है, जो कुछ बैठता है, जो कुछ फिट आता है, वो आपको ढूंढना चाहिए। अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारा फिल्टरिंग करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है जो अभी रिडेंडेंट हो गए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जो बुक्स किया करते थे उसे उसे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। आई विल नॉट टेक एनीवन्स नेम बट देयर आर सम पब्लिकेशंस जिनका मटेरियल अभी पुराना हो गया क्योंकि आईबीपीएस देखो या एसबीआई देखो, उसका वो लोगों ने अभी अडाप्ट कर दिया न्यू सिचुएशन को, क्योंकि कंपटीशन जितना हाई होते जा रहा है उतना मतलब मटेरियल भी आपको अच्छा होना चाहिए। तो फिर अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। मैंने पर्सनली अंकुश लांबा सर के रीजनिंग के वीडियोस देखे थे, मैंने सुमित वर्मा सर के मैथ्स के वीडियोस देखे थे, आतिल शर्मा मैम है उनसे मैंने इंग्लिश की क्लासेस ली थी। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, आपको फिल्टर करना पड़ता है कि कौन से फैकल्टी से आप अच्छे से ट्यूनिंग कर सकते हो, उसमें से रिजल्ट देखना भी चाहिए। तो फिर ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करने देते। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। एक बहुत अहम सवाल पूछूंगा यहाँ पर जो काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि सर इंग्लिश भी है हमारे पास सब्जेक्ट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स, क्वांट, जीए में भी बैंकिंग आता है और फिर हमें डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है, मॉक भी करना है, तो पूरे के पूरे दिन को कैसे मैनेज करें? कुछ लोग कहते हैं कि सर सारा दिन हमारा क्लासेस लेने में निकल जाता है, कुछ कहते हैं सर सारा दिन हमारा मॉक में निकल जाता है। तो आखिरकार मुझे ये बताइए स्टेप बाय स्टेप
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर है कि जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले दिन से ही उनको लगता है कि मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दूं और मेरा एग्जाम एक साथ ही क्रैक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताइए, कैसे स्टेप बाय स्टेप मंथ बाय मंथ आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, पूरा का पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहना चाहिए। मींस मैंने आज अ प्रिपरेशन स्टार्ट की है आज, तो पहले महीने मुझे क्या करना है, फिर नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना चाहिए, फिर एग्जाम से पहले मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा इस बारे में पूरा का पूरा एक सिनेरियो अपने अपने अकॉर्डिंग बताइए कैसा होना चाहिए। ओके सर। सर अभी अगर हम देखें आईबीपीएस या मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो एग्जाम्स का शेड्यूल रहता है, उसका एग्जाम जनरली जून से लेके दिसंबर तक रहते हैं। तो फिर अगर आप साल के पहले से स्टार्टिंग में से प्रिपेयर कर रहे हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जून तक, मई से लेके जून तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लाइक मैथ्स का अगर देखें तो इनिशियली भी मतलब टाइम एंड वर्क जैसा एक टॉपिक लिया, तो उसके जो बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मतलब जो फॉर्मूले है उस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, उसमें यूज किया और फिर उसको सॉल्व किया। ऐसा करते करते हम लोग एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हम लोग को मतलब ऐसा भी होता है कि लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत जल्दी से भागने लग जाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स दे डू वर्क, इसका कुछ मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है वो पहले मैटर करता है। तो फिर आपने एडवांस लेवल में जाने से पहले आपको हर एक टॉपिक को लेकर ये देखना है कि आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो गए हो और कौन सी डिफिकल्टी लेवल तक आप टैकल कर सकते हो। तो उसके बाद कौन सी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो और वो ट्रिक्स कैसे वर्क करती है एक्चुअली। मतलब कोई मैजिक तो नहीं है कि आपने ये ट्रिक यूज किया आपका आंसर आ गया, ऐसा तो नहीं है। उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक कौन सा है, अगर ये आपको पता चल जाता है तो बाद में आप मैथ्स जैसे सेक्शन में ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप एक्चुअली चीजें इन्वेंट करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब वो जो एक लेवल आता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक्स, what they do in mains is they combine all the topics together, 2-3 टॉपिक्स टुगेदर ला के वो लोग उसमें पाई चार्ट या और कोई डायग्राम करके मिक्स करके उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं। लेकिन आपके फंडामेंटल्स अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर आप वो उसको भी टैकल कर जाओगे। तो इनिशियली मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें आपका बेसिक बेस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट हार्डली टेक्स आई थिंक 20 to 25 days maximum for the preparation of basics of maths and the reasoning section। रहा सवाल इंग्लिश का, तो उसमें आपको फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। वो कितना बोरिंग लगे, कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगे, कुछ भी हो, आपको लैंग्वेज समझना है जो कुछ है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो एंड फॉर द लैंग्वेज थिंग ऑल्सो। सो वो स्टार्ट करने के बाद आपका वोकेबलरी भी अच्छा अच्छा हो जाता है। ये नहीं है कि आपने मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ दिया बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको कितना उसमें से समझ आ रहा है और कितनी चीजें आप ग्रास्प कर रहे हो, ये भी आपको एनालाइज करना रहता है। तो फिर मतलब as far as the number of hours concerned for the जो कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है या 8-10 घंटे पढ़ रहे हो सफिशिएंट है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई किसी को मतलब कोई स्टूडेंट को 8 से 10 घंटे पढ़ने में मतलब उसको कंफर्टेबल हो सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो मतलब 4 या 5 घंटे पढ़ के भी वो लेवल तक जा सकता है। तो इट्स अप टू यू। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी आप में रहनी चाहिए, मुझे लेवल अटेंड करना ही है। तो फिर जो कुछ फंडामेंटल्स है लाइक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, तो फिर ये सब फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर जो कुछ चीजें मेंस में कंबाइन की जाती है वो किस तरह से की जाती है ये आपको मॉक में भी दिखाई देता है। और तब आप वहां पे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो ये आप एनालाइज कर सकते हो। और उसके बाद कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए वो आपको पता चल जाती है। मतलब इनिशियली आप फंडामेंटल्स अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद मई या जून में आपका प्रीलिम्स आ जाता है या मतलब एसबीआई का कंसिडर करें तो फिर प्रीलिम्स के लिए वो सारा बेस आपका क्लियर रहता है। और बीच में जो मंथ्स आते हैं लाइक अप्रैल, मई एंड देन प्रीलिम्स के बाद के जो मंथ्स मतलब एक 1.5 महीना आपको मिलता है, उसमें आपको एडवांस लेवल तक जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
ओके प्रदीप, सो आपने अभी बताया पूरी पूरा अपना सिनेरियो की किस तरह से जाना है। अब एक चीज और रहती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। राइट। आखिरकार मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कहाँ से करें, जो कि आपके एसबीआई या आईबीपीएस आजकल पूछता है जिस तरह के क्वेश्चंस को, कैसे उनको, कहाँ से, क्या सोर्सेज, कुछ एग्जैक्ट बताएंगे? राइट सर, अगर हम 2016 या 17 की मेंस देख ले तो फिर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल उतनी बेहतर नहीं थी। अगर हम 2018 या 19 के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस ही कर ली और ये भी मेंस निकल जाएगा आने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको मतलब प्लेटफॉर्म्स तो बहुत है। आई वुड सजेस्ट कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो एजुकेटर सिखा रहे हैं आपको, आपके लिए मतलब 25 मिनट्स 30 मिनट्स में एक ही पजल लेंगे, लेकिन एक ही पजल की वो क्वालिटी इतनी बेहतर हो सकती है कि आपके मतलब 2-3 टॉपिक के जो एडवांस लेवल का प्रिपरेशन होता है वो एक ही पजल में हो जाता है। तो मतलब इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको चुनना चाहिए जिसमें आपको मतलब टाइम ज्यादा भी जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी उसकी रहती है वो आपको मिलनी चाहिए। तो आई वुड से कि मतलब अंकुश लांबा के सर मैंने जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पजल सॉल्व किए थे तो उसमें वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स लेते थे एक पजल के लिए, और उसको इस तरह से सॉल्व करते थे कि आपको उसका सॉल्व करने का जो कुछ एंगल्स है वो पता चल जाए, और आप किस एंगल में कंफर्टेबल हो वो आपको चूज करना रहता है। तो फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन अनअकैडमी में जो कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें वो जिसका स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है और जो कुछ फैकल्टीज वहाँ पे है उनका बहुत ही अच्छे से मतलब टीचिंग स्टाइल है आई विल से। ओके, अब बात करते हैं मॉक्स के बारे में। आखिरकार मॉक्स कैसे करने चाहिए, कहाँ से, कौन से मॉक्स आपने परचेज किए, पहले तो ये बताइए कौन से प्लेटफॉर्म के आपके पास मॉक्स थे? अभी होता क्या है कि अगर आप हाई डिफिकल्टी लेवल का सॉल्व करते हो तो देर आर मेनी चांसेस कि आप डीमोरलाइज हो जाओगे, लेकिन देन आपको वहीं पे खुद को ये बात समझानी पड़ेगी कि वर्स्ट लेवल का सम भी आया तो भी मुझे करना आना चाहिए। तो फिर वो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉक टेस्ट, इसमें आपको खुद को एनालाइज करना है कि हर एक मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, आपकी रिएक्शन कैसी रही थी आफ्टर द मॉक टेस्ट, और आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके वहां पे परफॉर्म कर रहे हो क्या, ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी होती है आफ्टर द मॉक टेस्ट। तो फिर आई विल नॉट से कि कोई एक मॉक टेस्ट दे के आप सेटिस्फाइड रहो कि ठीक है इसमें अच्छा स्कोर आ रहा है तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जाम के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई डिफिकल्ट वाली मॉक टेस्ट ले रहे हो और उसमें अगर स्कोर कम भी आ जाता है ठीक है, लेकिन आप वहां पे रुकते नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि मतलब बहुत बड़ी पजल आई और मॉक टेस्ट में वो पॉज का ऑप्शन रहता है, टाइमर तो रनिंग रहता है लेकिन आप पॉज कर सकते हो। तो व्हाट दे डू इज दे टेक द इनपुट्स फ्रॉम द पजल, दे पॉज द टेस्ट, दे सॉल्व इट एंड देन कम बैक। तो ये सब आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर रहे हो, इसका कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है क्योंकि वहां पे आप टाइमर नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए ये आपका कंफर्ट जोन से बाहर बाहर आना बहुत जरूरी है। आप कोई डिफिकल्ट वाली मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, इट्स ओके, स्कोर कम आ रहा है इट्स ओके, लेकिन क्यों कम आ रहा है ये आपको एनालाइज करना है और फिर बाद में इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में दिख जाएगा। और मॉक्स के बारे में बताइए कि कितने मॉक्स करने चाहिए प्रीलिम्स से पहले, एग्जाम से पहले, और मेंस के वक्त क्या क्या, कितने कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? सर प्रीलिम्स का अगर देखें तो 1 घंटे की सिर्फ मॉक रहती है, तो फिर यू कैन गो फॉर 15 मॉक्स 20 मॉक्स 25 मॉक्स, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि अब मेरा मतलब मैं जाऊँ अभी भी तो भी मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये वाली जो फीलिंग है वो आपको आनी चाहिए। तो फिर किसी को वो 10 मॉक्स के बाद आती है, किसी को 15 मॉक्स के बाद आती है, किसी को 20 मॉक्स के बाद आती है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेंस का अगर कंसिडर करें तो मॉक्स का मतलब एक मॉक का ड्यूरेशन बड़ा रहता है, तो फिर आप बोल सकते हो कि वहां पे एटलीस्ट 10 मॉक्स अगर आप देते हो मतलब अच्छे से, तो फिर आप प्रिपेयर्ड हो गए हो, ऐसी ऐसी वाली एक फीलिंग आपको आ सकती है। नहीं आती है तो फिर यू कैन अगेन गो फॉर द फर्दर 5 to 10 मॉक्स विच विल टेक यू टू द अनदर लेवल। और मॉक्स का फायदा तो है ही, आप जितने ज्यादा मॉक्स दोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है।
ये तो श्योर है। तो डेली बेसिस पर कितने मॉक्स करने चाहिए प्रीलिम्स से पहले, मतलब कब से स्टार्ट करना चाहिए एक स्टूडेंट को मॉक्स देना? सर प्रीलिम्स का अगर देखें तो स्टूडेंट कैन स्टार्ट 25 to 30 डेज बिफोर द एग्जाम, और 25 डेज अगर भी पहले स्टार्ट करते हैं, उसकी उसके उसके पहले अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो फिर मॉक्स इज बेसिकली योर कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूटी रहती है आपकी प्रिपरेशन की। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग चीज कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो कुछ सीखा है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन कौन से लेवल पे हो रहा है ये आपको चेक करना है। तो फिर प्रीलिम्स का अगर देखें, मॉक ड्यूरेशन बहुत कम रहता है, इसलिए आप एक ही दिन में आप 2 या 3 मॉक लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ मॉक देख के आपको रिजल्ट देख के, मतलब जो मार्क्स है वो देख के सेटिस्फाइड नहीं होना। आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसके बारे में तो बहुत सारा एनालिसिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन सही भी होता है तो भी एनालाइज करना है कि ये मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या मैंने ऐसा किया जो मेरा ये क्वेश्चन सही आया। आपको ये भी देखना है कि उसके लिए मैंने कितना टाइम कंज्यूम किया, ठीक है। अगर आप कोई इजी क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो फिर इट्स नॉट वर्थ कि आप उसका टाइम को देना चाहिए था उतना टाइम। तो फिर ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी है। डेली अगर 2 से 3 मॉक आप प्रीलिम्स का लगा रहे हो, हर एक मॉक का 1 घंटे का एनालिसिस या 1.5 घंटे का एनालिसिस, और मेंस का अगर देखें तो डेली एक भी अगर आप मॉक अच्छे से दे रहे हो, इट्स बेटर। वहां पे आपको सिर्फ दौड़ना नहीं है कि मुझे 2 मॉक्स लगाने हैं, उसका एनालिसिस भी करना है, पूरा डे उस पर स्पेंड करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन इवन गिव द मॉक्स ऑन द ऑल्टरनेट डेज एज फार एज मेंस इज कंसर्न। लेकिन आपको डेली या ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक तो देना ही है, उसका 4 से 5 घंटे तक आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि मेंस ही है जो आपको पोस्ट दिला सकती है। इंटरव्यू का वैसे तो है, लेकिन वेटेज कंपैरेटिवली कम रहता है एज कम्पेयर टू मेंस। ओके, सो अब बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की, जो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी आपने और कहाँ से करी और क्या क्या किया? ओके सर, डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे राइटिंग का एक सेक्शन रहता है और उसके बाद लेटर राइटिंग का एक सेक्शन रहता है। तो अगर आप पहले से आपको एक अंदर से पता रहता है कि मेरा राइटिंग किस लेवल का है। आपने स्कूल में एसेज लिखे हैं, आपने प्रोबेबली कॉलेज में भी एसेज लिखे होंगे, ठीक है। तो खुद को एक अपनी क्वालिटी पता रहती है। आप आपके एसेज आपके फ्रेंड्स को दिखाते हो, वहां से आपको एक फीडबैक मिलता है। आप आपके टीचर्स को दिखाते हो, वहां से एक फीडबैक मिलता है। तो फिर एक लेवल आपको अपना खुद का पता रहता है। अभी उस लेवल को आपको अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। उसके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपका रीडिंग बहुत वास्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन यूज अच्छी वोकेबुलरी, और उसके साथ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चरिंग रहता है वो अच्छे से आपको हो जाता है। उसके बाद आप एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप खुद के ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हो। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को कौन सा भी न्यूज़पेपर आप उठा के उसका एडिटोरियल या एक्सप्लेन्ड वाला जो सेक्शन रहता है वो अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, तो वहां से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप कलेक्ट करते हो। यू हैव टू नोट दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स समवेयर इन योर नोटबुक, और उसको आपको यूटिलाइज करना है टॉपिक वाइज। आपको पता रहता है बिफोर द मेंस की ये 10-12 टॉपिक है जिसमें से ऐसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर नहीं भी आता इट्स फाइन, लेकिन आपकी खुद की एक मेंटालिटी आपकी रेडी रहती है कि ये अगर टॉपिक आता है तो मैं इसको इस तरह से लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके पास रेडी रहनी चाहिए। उसके बाद जो पैटर्न है ऐसे का वो कौन से टाइप का होना चाहिए ये आपको देखना है। एटलीस्ट आई वुड से 20 days बिफोर द एग्जाम्स यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर ओन एसेज, और उसको हर दिन आपको एटलीस्ट एक ऐसे तो लिखना पड़ेगा, और उसको कोई अच्छे फ्रेंड से, मतलब जो कोई क्वालिफाइड अगर फ्रेंड रहेगा या कोई प्रोफेसर रहेगा, उनके से वहां से आप उसको चेक कर लो अच्छे से, वहां से फीडबैक लो, और फिर उस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और अगर लेटर राइटिंग का कंसिडर करें तो बहुत मतलब कंपेरेटिवली इजी सेक्शन रहता है। वहाँ पे एक फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है, इनफॉर्मल का मतलब ये सब हम लोगों ने स्कूल में किया था, तो फिर यू कैन डू इट इजीली। लेकिन उसका फिर भी एक फॉर्मेट आपको अच्छे से आपके पास रेडी चाहिए। आप जब लेटर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 मिनट में जो कुछ हेडिंग्स और फुटेज, मतलब जो फुटिंग्स और हेडिंग्स में आता है वो तो आपका टाइप होना ही चाहिए। टाइपिंग करना रहता है, इसलिए एक बेसिक लेवल, बेसिक स्पीड आपकी टाइपिंग की रहनी चाहिए। अगर आप बहुत ही स्लो टाइप कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
ओके, सो ये तो आपने बताया कि 20 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया एज सच लिखना। एक बिगिनर के लिए बताइए, मुझे एक लेमैन पर्सन है जिसको इंग्लिश के बारे में मालूम नहीं है, हिंदी मीडियम से है, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है लिखने में, उसको नहीं पता होता यार मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं, हिंदी में लिखना उसको आता होता है अच्छे से, तो आखिरकार उसको इंग्लिश में कैसे अपना प्रेजेंट करे, कहाँ से वो स्टार्ट करे, कोई ऐसी एक एडवाइस उनके लिए? सर फर्स्ट थिंग इज आई वुड से कि जो लोकल लैंग्वेज को मतलब ज्यादा उन्होंने स्कूल में या मतलब हिंदी मीडियम के जो लोग हैं या फिर लोकल जो लैंग्वेज रहती है हर एक स्टेट की, वहाँ का जो लोकल मीडियम उन्होंने फॉलो अगर किया है, तो फिर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहता है कि यार ये मतलब इंग्लिश का एक डर बना हुआ रहता है, जो आपको पहले निकालना है। अगर आप ये डर नहीं निकालोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश English is just another language. It's the way of communication. It's a medium of communication, right? So तो फिर जैसे हम हिंदी में sentences form कर रहे हैं जो easily हम लोग कर सकते हैं, same thing we can do in English also. ठीक है? इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हिंदी में जैसे आप एक सेंटेंस बना रहे हो, try to form that the same sentence in English also. ठीक है? Try to communicate more and more with the people who fluently speak English. This is very important. होता क्या है, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, आप मतलब इंग्लिश वीडियोस देखते हो, लेकिन उसमें से भी बात नहीं बनेगी। अगर कोई ऐसा बंदा है, नहीं तो मतलब कोई प्रोफेसर है, कोई भी हो सकता है जिसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है, उसको उससे आप एक 10-15 मिनट में बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। और उसके बाद इफ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड टॉक टू समवन, मतलब जो आपके आसपास है, जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, और वो फिर कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो सकता है अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हो। ठीक है? और कोई भी सेंटेंसेस आपको जो आप हिंदी में बना रहे हो, आपको ये पता है कि सेम सेंटेंस आई एम गोइंग टू यूज इन माय एसे आल्सो, सेम काइंड ऑफ सेंटेंस, देन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट कि ये लाइन अगर मैं इंग्लिश में फ्रेम कर रहा हूँ तो कैसे किया जा सकता है। एंड देन यू कैन गो थ्रू, मतलब हिंदी में भी आप ऐसे लिखते हो, उसका पैटर्न आपको पता है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, तो सेम स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश में भी फॉलो करना है। तो उसका स्ट्रक्चर और वो सेंटेंस बिल्डिंग जो है, वो सब आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखना है। वो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म जो है वो आप में डेवलप होना चाहिए, और हो सकता है उसको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डरना नहीं चाहिए, सिंपल सी यस बात है। जो लोग डरते हैं, डर के भाग जाते हैं, वो नहीं। यस राइट। तो चलो, अब हमारा प्रिपरेशन के जो सब्जेक्ट वाइज थे हमने कर लिया, प्रीलिम्स मेंस, अब इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू की कहाँ से प्रिपरेशन की, और आखिरकार क्या आपसे पूछा इंटरव्यू में, क्या रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? ओके सर, नवंबर में एग्जाम हो गया था मेंस का, और उसके बाद दिसंबर में रिजल्ट भी आ गया। और मतलब तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे, लेकिन फिर भी एक माइंड में मतलब वो चलता रहता है कि यार होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सब। तो फिर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैंने उसके पहले ही, थोड़ा सा पहले ही मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा इंटरव्यू का एज सच थोड़ा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान भी इंटरव्यूज दिए थे, तो फिर उसका तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था, थोड़ा बहुत मतलब पता था कि यार हैंड जेस्चर्स कैसे रहनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट कैसे रहने चाहिए, और बाकी सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता थी। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज में और ये सब पब्लिक सेक्टर जॉब्स के इंटरव्यूज में बहुत डिफरेंस रहता है। वहाँ पे आपको टेक्निकली ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग रहती है। एज फार एज पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर कंसर्न, आपको आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, तो फिर वो एक अलग टाइप का स्टाइल आप में होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी इंटरव्यू में चेक की जाती है। योर टेक्निकल थिंग्स और जो बैंकिंग का नॉलेज है वो आपका मेंस में चेक हो चुका है। आप जनरल अवेयरनेस में मतलब कितना अच्छे हो, ये सब उन्होंने मेंस में देख लिया है। अब इंटरव्यू में उनको क्या देखना है, तो आपका कॉन्फिडेंस कौन से लेवल पे है। अगर आप 5 to 6 मेंबर्स, पैनल मेंबर्स को फेस कर रहे हो एक ही बार में, तो फिर आप सबसे ट्यूनिंग कर सकते हो क्या, ये सब चीजें वो लोग चेक करते हैं। तो फिर इनिशियली मैंने जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, पहले तो मैंने जो कुछ जनरल अवेयरनेस का मैंने किया था प्रिपरेशन, उसको एक और बार रिवाइज किया। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब आप ही की जो वीडियोस है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वही मैंने पूरी फॉलो की थी।
और उसमें से कुछ मैंने नोट्स भी निकाले थे जो मुझे बाद में इंटरव्यू से पहले 5-6 दिन पहले मुझे रिवाइज करने थे। तो ये सब चीजें मैंने इनिशियली की थी। उसके साथ मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे। तो फिर उस उसमें से भी मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक मिल गया था और वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट हो गया था कि आई had done well in those mock interviews, so I'll definitely do well in the final interviews also. And same thing happened, I think. मैं मेरा 2 फेब को इंटरव्यू था, पुणे में ही था। तो फिर वहाँ पे मैं गया था। अब ये एक ट्रेंड है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू सुबह आता है तो पैनल फ्रेश रहता है, इसलिए आपका इंटरव्यू अच्छा जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आप दोपहर के बाद या शाम को आपका इंटरव्यू हुए है तो फिर आप मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट करो मत। अनफॉर्चुनेटली आई वाज द लास्ट पर्सन ऑफ माय बैच जिसका इंटरव्यू हुआ था। मतलब आई वाज शेड्यूल्ड एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून और मेरा इंटरव्यू हुआ लिटरली 7 o'clock या 7:15 हो चुके थे। तो फिर मतलब सबसे एंड में मेरा था। थोड़ी सी घबराहट थी मेरे में, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस बना था कि यार वो लोग ये नहीं देखेंगे कि मतलब वो लोग डिस्क्रिमिनेट तो करेंगे नहीं कि सुबह वाले ऐसे थे, दोपहर वाले ऐसे रहेंगे, शाम वाले ऐसे रहेंगे। वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको भी पता है कि अगर उन्हें पूरा दिन रुकना पड़ा है तो मुझे भी पूरा दिन रुकना पड़ा है। मैंने भी वो सब मेंटेन किया है खुद में। तो ये सब चीजें मैंने खुद को ही बोलकर मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया था अपना। व्हेन आई एंटर्ड द रूम जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, तो पहले में तो मैंने देखा कि 6 मेंबर्स थे एंड द राइट मोस्ट साइड पे एक मैम बैठी थी। तो फिर मैंने पहले उनको अच्छे से विश किया। उन्होंने भी मुझे विश किया। मैं आके उन्होंने मुझे सीट पे बैठने के लिए ऑफर किया, मैं सीट पे बैठ गया। उसके बाद आई थिंक आई वाज द लकी गाय जिसको इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में ऐसा होता है कि यू डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द इंटरव्यू बाय योरसेल्फ। होता क्या है कि वो लोग रैंडमली कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, दे हैव दैट अथॉरिटी। बट उसको फिर भी आपके खुद के डायरेक्शन में लाना ये आपके हाथ में, जिसको हम इंटरव्यू ड्राइव करना बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वेल एंड गुड, गो विद इट। आपने उसका अच्छे से पहले से प्रिपेयर किया है, उसको अच्छी सी डायरेक्शन दो और इंटरव्यू पैनल मेंबर्स को आपको सिर्फ वही डायरेक्शन में रखने का आपको ट्राई करना है। अगर आपको ये चांस नहीं मिलता तो भी ठीक है। उन्होंने जो कुछ सवाल पूछा है, आपको अगर उससे उसके बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ नॉलेज है, आप शेयर कीजिए। और उसके बाद उसमें आपको एक ऐसी लिंक लानी है जहाँ पे आप उनको वहां पे कनेक्ट करोगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप ये कर पाए तो आपने कर दिया इंटरव्यू। तो आई हैड गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैंने खुद का इंट्रोडक्शन पहले दिया। तो फिर उन्होंने उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन और निकाले और मुझसे पूछ लिए। आई वाज कॉन्फिडेंट अगेन। तो फिर उसके बाद समवन मतलब जो राइट साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछा जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर था। अभी मेरा थोड़ा सा यूपीएससी का बैकग्राउंड है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में मुझे खींचने के लिए ट्राई किया। तो फिर आई वाज थोड़ा सा उसमें भी कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं कर लूंगा ये भी। और उसके बाद चाइना ने जो इंडिया में आज तक जो कुछ डंपिंग किया है एज फार एज गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसर्न, तो फिर उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए। उसमें भी मैंने अच्छे से आंसर किया था। देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर नहीं किया। एटलीस्ट आई ट्राइड और आई गिव एन एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद चाइना का इशू आया ही था, तो इसीलिए जो राइट साइड में जो मैम बैठी थी, उन्होंने फिर कोरोना का इशू निकाला। और तब तो मतलब 5-6 दिन हुए थे कोरोना आए हुए दुनिया में, स्पेशली इन द वुहान प्रोविंस ऑफ द चाइना। तो फिर मैंने उसका बहुत अच्छे से अपडेट लिया था पहले से ही। न्यूज़पेपर रीडिंग तो चल ही रहा था और डेली मैं अब उसका अपडेट ले भी रहा था। तो इसके लिए हुआ क्या कि जो इंटरव्यू का एंड था वो बहुत अच्छे से गया। मैंने उनको खूब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोरोना वायरस का मतलब सीन क्या है और उसका जो बैकग्राउंड भी है। मर्स का जो डिसऑर्डर मतलब ये आउटब्रेक आया था, उसका सार्स का जो आउटब्रेक आया था, वो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि नॉलेज तो है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई कॉन्टेक्ट भी मैंने मेंटेन किए हुए थे। जेस्चर्स भी, हैंड जेस्चर्स जितने रिक्वायर्ड है, नॉट ओवर हैंड जेस्चर्स, नॉट अंडर हैंड जेस्चर्स, वो सब मैंने मेंटेन किया हुआ था। तो फिर मतलब उनके रिएक्शन देख के मैं थोड़ा बहुत समझ चुका था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक।
तो फिर उसके बाद मेरा कुछ तो 12 या 13 मिनट इंटरव्यू चला और देन उन्होंने मुझे जाने के लिए परमिशन दिया। तो ओवरऑल इंटरव्यू सर बहुत अच्छा गया हमारा एंड आई गॉट 75 मार्क्स इन द इंटरव्यू, जो आई थिंक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है। या इट्स गुड मार्क्स, 75 बहुत है। सो प्रतीक, आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की आज हमारे साथ। इसके अलावा अब आप कुछ ऐसी एडवाइस या फिर जो मैं कॉमन चीज पूछता हूँ कि मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या एक एस्पिरेंट को ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए? सर अगर आप आज का सिनेरियो देखो, मतलब मार्केट का, डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जिस रेट से बढ़ रही है और जो कुछ हम लोग बाहर देख रहे हैं उससे एक डिप्रेशन तो आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनिशियली दे यूटिलाइज देयर फुल एनर्जी फॉर द प्रिपरेशन, फिर बाद में 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने, 8 महीने हो गए, तो फिर एक दो फेलियर्स आने के बाद दे टेंड टू गिव अप, जो आपको नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप वही फिर से उठ के फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और एक दो, मतलब ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10-12 फेलियर्स देखे हैं और उसके तब जाके उन्हें जॉब ऑफर हुई है। तो फिर आप तो मतलब अभी स्टार्ट कर चुके हो, यू कैन गिव एटलीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी है who are working somewhere in the private sector and still they are preparing for the exams. I was also one of them. So you can definitely do this. मतलब अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम। मतलब बहुत सारे सोर्सेज भी है इंटरनेट पे जो आपको आपके ट्रैक पे रखने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं एज फार एज मतलब प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक तो स्पीड पे बहुत ध्यान देते हैं, नहीं तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देते हैं। आपको बैलेंस रखना है। अगर आप स्पीड बहुत ज्यादा ले रहे हो लेकिन एक्यूरेसी आपकी कम है तो 100 अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दे रहे हो, 60 आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 90 मोर देन 90% आपकी एक्यूरेसी है, फिर भी इट मे नॉट वर्क। तो फिर आपको बैलेंस आपको बनाना है, जो आपको मॉक टेस्ट के दौरान ज्यादा अच्छे से पता चल सकता है। उसके बाद मेंस का अगर मैं देखूं, कभी कोई नया टाइप का अगर आप पजल देखते हो या मैथ सेक्शन में कोई नया सम देखते हो तो मेनी टाइम्स व्हाट दे डू इज दे टेंड टू इग्नोर दैट क्वेश्चन एंड दे टेंड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जिसमें वो लोग कंफर्टेबल है या वो उन्होंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर कोई नया भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इजी सम दिया हुआ रहता है, क्योंकि उनको भी पता है सेट करने वालों की कि ये वाला सम इसने कभी देखा नहीं होगा और डेफिनेटली ये उसको लेके मतलब प्रेशराइज हो जाएगा। तो फिर आपको ये सब चीजें मेंस के दौरान याद रखनी होती है। आपका टाइमर तो कॉर्नर में शुरू रहता है और आपको एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। द स्किल ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि आपके पास 35 क्वेश्चंस है मैथ्स के, उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपके लिए ट्रैप बन सकते हैं। तो आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करने ही पड़ेंगे, यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो फिर वो वाला जो स्किल रहता है टू स्किप द क्वेश्चन, वो आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह से आप डेफिनेटली मेंस में निकल सकते हैं। ओके प्रतीक, आपके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी जर्नी शेयर की यहाँ पर। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उम्मीद करता हूँ बहुत ही मदद मिलेगी आपकी बातों से, आपने जो भी उनको एडवाइजेस दिए हैं। और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से फ्यूचर के लिए, और बहुत ही उज्जवल भविष्य हो आपका। और सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मेरी तरफ से विशेष। आप लगे रहिए, डटे रहिए। अगर प्रतीक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हम सब एक दिन जरूर इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़